नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षांत और मैं आज आप सबको पढ़ाने वाला हूँ पार्लियामेंट यानी भारत की संसद के बारे में हम जानेंगे। और इस टाइम इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम संसद की, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन को भी देखें और उसके अपॉइंटमेंट्स के से लेकर डिस्क्वालिफिकेशन सब देखेंगे। तो मैं आज शुरू करने वाला हूँ लेक्चर पार्लियामेंट पे। फंडामेंटल राइट्स को मैं आगे के लेक्चर में क्लियर करूँगा, उसको आप भूलना मत। तो अब मैं आपको चलता हूँ लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट में। तो हमारी पार्लियामेंट यानी भारत की जो संसद है, उसके तीन मुख्य अंग हैं। उसमें पहला है लोकसभा, राज्यसभा और उसी के साथ है राष्ट्रपति। ये अंग इसलिए है क्योंकि अगर कोई बिल है जो कि अभी पास नहीं हुआ है, पास का आप मतलब समझ रहे होंगे, बिल को एक्ट्स बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, उसमें तीन अंग शामिल होते हैं। और ये तीनों अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो बिल पास होगा या तो लोकसभा में, राज्यसभा में होगा। फिर उसके बाद वो दूसरे भाग से पास कराया जाएगा। जैसे लोकसभा में पास हुआ तो उसके बाद वो राज्यसभा से पास कराया जाएगा। फिर वो प्रेसिडेंट से पास कराया जाएगा, यानी उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे एट लास्ट। फिर जाके वो बिल एक्ट में बदलेगा। तो इस तरीके से कोई भी कानून को एक्ट में बदलने के लिए, किसी भी बिल को एक्ट में बदलने के लिए ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसी के साथ पार्लियामेंट के तीन अंग भी मैंने आपको बताए हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 30+ एज चाहिए होती है क्वालिफिकेशन के लिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसी के साथ लोकसभा में 25+ एज चाहिए होती है, तो इस वजह से इसे पॉपुलर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को सेकंड चैम्बर कहते हैं और फर्स्ट चैम्बर कहते हैं लोकसभा को। मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम इंडिया का यूएस के साथ कंपैरिजन करें, तो यूएस में सिस्टम है जो मेनली इलेक्शन का जो सिस्टम है, वहाँ यूएस में बैठती है सीनेट। वहाँ के पार्लियामेंट सिस्टम में सीनेट है, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर है, अपर हाउस लोअर हाउस है। तो सीनेट का जो चुनाव होता है यूएस में, टोटल स्टेट हैं 50 स्टेट हैं। और हर स्टेट से अगर दो दो मेंबर चुन के आते हैं सीनेट के लिए, तो टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे? 100। तो इस तरीके से 100 मेंबर्स चुन के आ गए, तो 100 मेंबर्स जो हैं वो सीनेट में बैठते हैं, तो यही उनके कानून बनाते हैं। तो यूएस का तो ये सिस्टम है कि हर राज्य से वो दो दो मेंबर चुन के आते हैं। बट इंडिया में इसका पूरा अपोजिट है। इंडिया में पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से मेंबर चुन के आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ रेशियो के हिसाब से वहाँ 80 सीट मिली है लोकसभा में। अब सिक्किम है, सिक्किम की पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ सिर्फ एक सीट मिलती है लोकसभा में। और अगर उत्तराखंड देखें तो मिनिमम इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, हल्की पॉपुलेशन है, तो वहाँ मिलते हैं 5 सीट लोकसभा में। तो पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से अगर हमें सीट देनी है लोकसभा की, तो वो ऐसा इंडिया में ही होता है। यहाँ सारी लोकसभा मेंबर्स की सीट लिखी है, मिजोरम से एक। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेन बताता हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ, इसलिए उत्तराखंड की 5 सीट्स हैं। इसी के साथ आंध्र प्रदेश की 25 हैं, राजस्थान की 25 हैं, गुजरात की 26 हैं। आप सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, बट वो कभी गुजरात से लड़ते नहीं हैं, वो मेनली उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, जहाँ की सीट्स लोकसभा की 80 है। तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि लोकसभा की सीट का एलोकेशन कितने अच्छे से कर रखा है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसके साथ जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो मेन मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश से 31 सीट तो है, हाँ 31 ही है, और बाकी उत्तराखंड से सिर्फ 3 सीट्स हैं। बाकी आप इसको पूरा पॉज करके पढ़ सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज से भी सीट्स हैं, बट राज्यसभा की ज़्यादा सीट्स को देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली से हैं 3 सीट्स और राज्यसभा की, और लोकसभा से 7 सीट्स हैं लोकसभा की। तो टोटल जो सीट्स हैं 245 सीट्स राज्यसभा के लिए होती है और 545 सीट्स लोकसभा के लिए होती है। इसमें 12 मेंबर चुनता है राष्ट्रपति, और 2 मेंबर भी राष्ट्रपति चुनता है लोकसभा के। राज्यसभा बनी है 1952 में, कॉन्स्टिट्यूट हुई है। इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। इसका डिसोल्यूशन यानी विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन
होता है, हर 5 साल में लोकसभा बदल जाती है, मैंने आपको बताया है। और बहुमत के हिसाब से लोकसभा की जो मेजर पार्टी है उसको गिराया भी जा सकता है, वो डिसॉल्व हो सकती है। इसी के साथ जो राज्यसभा की एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं, इनका जिक्र संविधान के चौथी अनुसूची में किया गया है। टोटल अनुसूची संविधान में 12 अनुसूचियां संविधान में है, पहले 8 अनुसूचियां संविधान में थी। बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250 है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ राज्यसभा की 245 है। इस 245 में 233 सीट्स आती है हमारी स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, और प्लस 12 सीट्स हमारी राष्ट्रपति जी चुनते हैं, और वो चुनते हैं वो आर्ट्स से, लिटरेचर से, या फिर भी कोई भी अदर टैलेंट वाला कोई भी पर्सन है जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये 12 लोग एडिशनल राष्ट्रपति चुनते हैं। और ये अनुच्छेद अनुच्छेद 331 नहीं, 331 एंग्लो इंडियंस के लिए है। ये अनुच्छेद मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। तो 250 मेंबर्स में से 238 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 233 आ रहे हैं, बट 238 आने चाहिए। 5 मेंबर कहाँ छूट गए? 5 मेंबर छूट गए पीओके वाले इलाके में, क्योंकि वो इलाका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है, इसलिए वो इलाके से हमारे पास सीट्स नहीं आती है राज्यसभा की। ये आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बताया कि 12 सीट राष्ट्रपति लेता है, 233 सीट्स हमारी आती है कहाँ से? राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। जो 12 सीट्स मैंने बताया आपको राष्ट्रपति लेके आते हैं, वो अनुच्छेद 80 के तहत लाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरे को वापस याद आ गया था। तो अब मैं बताता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड्स लाइक साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। ठीक है। इसी के साथ जो राज्यसभा है उसके 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर में रिटायर होंगे। राज्यसभा के मेंबर का जो कंप्लीट टर्म है वो 6 ईयर्स का है, और ये इस टर्म के बाद वो री इलेक्शन कर सकते हैं, यानी दोबारा आ सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखते हैं। राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो पहले सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया हाउस ऑफ एल्डर्स इसको कहते हैं। इसी के साथ कुछ अदर क्वालिफिकेशन है जो कि पार्लियामेंट द्वारा बताई गई है, वो पूरी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स जो 1951 में आया, उसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन भी पूरी होनी चाहिए। इसी के साथ वो किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का पार्ट होना चाहिए। जो एमपी आ रहा है राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन के लिए, वो हमारे किसी राज्य से या फिर यूनियन टेरिटरी से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आना चाहिए। इसी के साथ अब बताता हूँ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी अगर कोई राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर है तो उसको किन वजहों से उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो पहली चीज़ इसमें आती है इफ़ होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई लाभप्रद काम कर रहा है, यानी कोई ऐसा ऑफिस पे बैठा है जहाँ से उसको पैसा मिल रहा है या वेतन मिल रही है, तो वो एक साथ 2 काम नहीं कर सकता है मेनली, क्योंकि ये व्यक्ति के दिमाग को भटका भी देता है। अगर आप एक जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ रखे हैं और दूसरी जगह आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो आप दोनों वर्क्स नहीं कर सकते हो साथ में। आपको या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़नी पड़ेगी या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। इसी के साथ इफ़ द पर्सन इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स, यानी अगर आप मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मानसिक संतुलन खो बैठता है और ये डिक्लेयर उसको कोर्ट कर देता है, तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खो बैठेगा। क्योंकि अब ऐसा बूढ़े लोगों के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो 60 या फिर 65 से ऊपर की उम्र के हो चुके हैं, वो संविधान की नीतियां बनाने में या फिर वो कोई भी नया कानून लागू करने में सक्षम नहीं होते हैं उतने, क्योंकि उनका दिमागी स्तर थोड़ा कम हो चुका होता है, तब भी उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया जा सकता है। इसी के साथ इफ़ द पर्सन इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिवालिया घोषित हो चुका है, घोषित हो चुका होगा, तो मेनली वो करप्शन करेगा क्योंकि उसको पैसा चाहिए, तो इस वजह से भी उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया जाता है। इसी के साथ अगर कोई भारत का नागरिक है और अगर वो किसी और देश में जाके वहाँ की नागरिकता अपना लेता है, तो वो भारत की नागरिकता खो बैठेगा। अगर वो भारत की नागरिकता खो बैठेगा तो यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं बैठेगा, तो इस वजह से भी वो
डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब मेनली मतलब ये है कि अगर वो नागरिकता खो देता है भारत की, तो भी उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लास्ट है, अगर कोई नया कानून बनता है के द्वारा डिस्क्वालीफाई पे, तो तब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है, बट ये सिर्फ उन्हीं के लिए दी गई है, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक पॉजिटिव नेचर है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसी के साथ लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, अपर हाउस किसको कहते हैं, राज्यसभा को। मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए 552, 530 जो लोग हैं वो स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर आने चाहिए यूनियन टेरिटरी से, बट आरक्षे 13 हैं। क्यों आरक्षे 13 हैं? 7 लोग कहाँ गए? 7 लोग गए हमारे पीओके वाले में, जो पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वहाँ से 7 लोग चुन के आने चाहिए, बट वो भविष्य के लिए छूट गया क्योंकि पीओके पाकिस्तान ले गया। इसी के साथ जो 2 मेंबर्स हैं वो एंग्लो इंडियंस हैं। एंग्लो इंडियंस क्या है मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ी देर में। तो एंग्लो इंडियंस मैं बताता हूँ, आप अभी ये याद रखिए कि 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो टोटल आप देख लिया कि 530 प्लस 13 प्लस 2 करके टोटल 545 सीट्स हो जाती है हमारी लोकसभा की। एंग्लो इंडियंस क्या होता है? 2 लोग एंग्लो इंडियंस से चुन के आते हैं। 1947 से पहले, यानी भारत की आज़ादी से पहले, जो ब्रिटिश, फ्रांस या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग थे, वो अपने बीवी बच्चे यहाँ छोड़ के चले गए। इस वजह से क्या हो गया कि अब उनको भी रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए सरकार में, तो इस वजह से 2 एंग्लो इंडियंस चुन के आते हैं। मेनली एंग्लो इंडियंस वो हैं जिनकी माँ तो हिंदू है, मतलब सॉरी, माँ तो इंडियन है, हिंदू नहीं, माँ इंडियन है, बट जो पिताजी हैं उनके वो यूरोपियन कंट्री से फॉलो करते हैं। अब पिताजी तो यूरोपियन कंट्रीज से हैं और माताश्री उनकी इंडिया से है, तो इस हिसाब से वो एंग्लो इंडियंस होंगे। तो उनको डिफेंड करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एंग्लो इंडियंस हमारे प्रेसिडेंट साहब चुनते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 2 मेंबर चुनने का, जो एंग्लो इंडियंस 2 मेंबर चुनने का राष्ट्रपति जी को है अधिकार, वो अनुच्छेद 331 के तहत है। उसी के तहत जैसे संसद होती है भारत में, वैसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो वहाँ गवर्नर जो हैं, जो राज्यपाल हैं, वो एक मेंबर एंग्लो इंडियन चुनेंगे और वो अनुच्छेद 333 के तहत चुनेंगे। तो एंग्लो इंडियन मैंने को बता दिया। अब जो वोटिंग की एज थी वो पहले थी 21 साल, अब वो हुई है 18 साल। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत हुई है? 61वां संविधान संशोधन जो है 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, इसकी वजह से 18 साल की उम्र कर दी गई है वोटिंग के लिए। इसको एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। इसी के साथ कई डेलीमेशन कमीशन एक्ट्स आए 1952-62, हर 10 साल के अंतराल में डेलीमेशन कमीशन एक्ट्स आए हैं। और इसी के साथ सेंसस होते हैं हर 10 साल में हमारी लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स के। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई मेनली 1976 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये पढ़िए मेनली। 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 2026 तक लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स जो है उसको फ्रोजन अप कर दिया, यानी रोक दिया। अब मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश से 80 सीट्स आ रखी थी, उत्तराखंड से 5 सीट्स आ रखी थी, तो वो सिलसिला 2026 तक जारी रहेगा, ये इसका मोटा मोटा मतलब है। ठीक है, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत है? 84th। लोकसभा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? वही क्वालिफिकेशन है राज्यसभा की, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल, थोड़ा 5 साल कम एज होनी चाहिए, हाउस ऑफ यंगर्स इसको कह सकते हो आप, या फिर पॉपुलर हाउस भी इसको कहते हैं, PH लिख देता हूँ। इसी के साथ कुछ अदर क्वालिफिकेशन चाहिए जो पार्लियामेंट में लिखी है, कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जो RPA एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग लिखी है, और इसी के साथ राज्यसभा में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए थी इंडिया की, वही इसमें भी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन भी पूरा सेम ही है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, दिमागी स्तर कम नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, नागरिकता नहीं हटनी चाहिए, और अगर कोई नया कानून बनता है पार्लियामेंट का तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ करने के बाद एट लास्ट प्रेसिडेंट का होना चाहिए कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। और प्रेसिडेंट किसकी सलाह लेंगे? प्रेसिडेंट लेंगे इलेक्शन कमीशन की सलाह। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया, लोकसभा राज्यसभा पूरे अच्छे से समझाई है। आगे वाले लेक्चरों में मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊँगा, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर पढ़ाऊँगा और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल पढ़ाऊँगा, या हो सकता है मैं फंडामेंटल राइट का पार्ट 4 लेके आऊँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।